नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं अदिति। नमस्कार। बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा है। पटना के एक हाई प्रोफाइल मामले में पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है। मामला एक पूर्व मंत्री की नाबालिग बेटी के यौन शोषण का है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने शुरुआती जांच में आरोप सही पाए हैं। आरोपी दलित लड़की ने पटना के SC/ST थाने में ब्रजेश पांडे और ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी पर यौन शोषण का केस दर्ज कराया। पीड़ित लड़की के मुताबिक ब्रजेश पांडे सेक्स रैकेट चलाता है और लड़कियों को फंसाकर उनका यौन शोषण करता है। पुलिस को ब्रजेश पांडे की तलाश है, लेकिन वो फरार है। ब्रजेश पांडे का जो कांग्रेस के नेता भी हैं, उनकी क्या स्थिति है? वो अभी बेल फाइल नहीं की है। अभी निखिल प्रियदर्शी का फाइल हुआ है, जो पर्सन मुझे मिला है, वो सोमवार पे रहेगा। उसमें फर्दर देखते हैं, आगे डायरी रिकॉल फॉर किया जाएगा, उसके बाद जैसा होगा। आरोप सरकार में मौजूद कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता पर है, इसीलिए पुलिस इस पर कुछ भी साफ नहीं कह रही है। सरकार की तरफ से भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्हें आरोप की जानकारी ही नहीं है। नहीं, हमको नहीं जानकारी है। हमारा तो नहीं, हमें जानकारी नहीं है, पर जानकारी मिलेगा तो हम बताएंगे। हमको तो अभी आपके माध्यम से जानकारी मिल रहा है। ब्रजेश पांडे के हाथों में अघोषित तौर पर बिहार में कांग्रेस की कमान है। राहुल गांधी ने जब नोटबंदी की मुहिम छेड़ी तो बिहार में ब्रजेश पांडे को ही प्रमुख बनाया गया। माना जाता है कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष तो अशोक चौधरी हैं, लेकिन पार्टी में होता वही है जो ब्रजेश पांडे चाहते हैं। ब्रजेश पांडे का नाम सेक्स रैकेट से जुड़ने के बाद जांच CID को दी गई है। एक बार फिर बता दें कि ब्रजेश पांडे अभी तक फरार है। अमेठी में अखिलेश यादव ने गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगे, लेकिन मंच साझा नहीं किया। अमेठी में गैंगरेप के आरोपी अपने मंत्री गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगकर CM अखिलेश यादव विरोधियों से घिर गए हैं। हालांकि अखिलेश ने थोड़ी सावधानी बरतने की कोशिश भी की। अखिलेश के मंच पर चढ़ने से पहले ही गायत्री प्रजापति को उतार दिया गया। अखिलेश ने प्रजापति का नाम लेने की बजाय पार्टी के नाम पर वोट मांगे और PM मोदी पर निशाना साधा। गंगा मैया की कसम के समाजवादी लोग 24 घंटे बिजली पुकासी में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। भाषण के बाद भी अखिलेश गायत्री प्रजापति से दूरी बनाते दिखे। अखिलेश के जाने के बाद प्रजापति ने भाषण दिया। जब आप लोग मंच में बैठाओगे तो मंच पे आऊंगा और आज मैं आपके बीच में जनता की अदालत में इस समय 27 तारीख तक जनता की अदालत में हूँ। गायत्री प्रजापति पर लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में गैंगरेप और छेड़छाड़ का केस दर्ज है। एक महिला ने गायत्री पर गैंगरेप और उसकी बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गायत्री पर केस दर्ज किया गया था। आज ही गायत्री प्रजापति ने गिरफ्तारी से बचने और राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। PM मोदी ने कल ही गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप के आरोपों को लेकर अखिलेश यादव की खिंचाई की थी। यूपी में चौथे दौर के चुनाव प्रचार में आज PM मोदी, BSP सुप्रीमो मायावती और CM अखिलेश के बीच जुमलों के तीर चले। पूरे की रैली में PM मोदी ने समाजवादी पार्टी, BSP और कांग्रेस को एक ही सिक्के के पहलू बताते हुए वोटरों से कहा कि इस चुनाव में इन तीनों को खारिज कर दे। मोदी ने मायावती पर अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप लगाते हुए BSP को नया नाम भी दिया। BSP का नाम ही बदल गया है, अब वो बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। जवाब देने में मायावती ने देरी नहीं की। सुल्तानपुर की रैली में उन्होंने वोटरों को बीजेपी सरकार पर आरक्षण खत्म होने का डर दिखाया और PM मोदी के नाम के नए मायने भी बताए। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन। रैली में प्रचार के लिए पहुंचे CM अखिलेश यादव ने मोदी पर वार करने के लिए अमिताभ बच्चन की आड़ ली। एक गधे का ज्ञापन आता है विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बस्ती में और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हंडिया में सभा की।
यूपी चुनाव के चौथे चरण में 23 फरवरी को 12 जिलों की 53 सीटों पर वोटिंग होनी है। चौथे चरण में 680 में से 179 यानी 28% उम्मीदवार करोड़पति हैं। चुनाव के चौथे चरण में बुंदेलखंड की सीटों के अलावा रायबरेली में भी मतदान होना है। यूपी चुनाव के पहले चरण में 64.22%, दूसरे चरण में 65.5% और तीसरे चरण में 61.16% वोटिंग हुई थी। और इस वक्त पीएम मोदी इलाहाबाद के झूसी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यूपी के फतेहपुर में पीएम मोदी के सियासी भेदभाव को लेकर दिए बयान पर घमासान छिड़ गया। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। फतेहपुर की रैली में पीएम मोदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी ने मर्यादा की सीमा लांघ दी। पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आतंकी बता डाला। धमकी में लेना चाहते हैं, मतदाताओं को दहशत में लेना चाहते हैं, डर का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वहीं कांग्रेस ने कहा कि पीएम ने चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, जिसकी चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। प्रधानमंत्री निश्चित हार को देखते हुए बौखला गए हैं और सांप्रदायिकता को इस चुनाव में ला रहे हैं ध्रुवीकरण करने के लिए। चुनाव आयोग को इसका कड़ा नोटिस लेना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी ने भाषण में कुछ गलत नहीं कहा था, रहा सवाल उन्हें आतंकी कहने का तो इसका जवाब यूपी की जनता देगी। आपने 5 साल ही नौकरी बांटा, उसी आधार पे आपने 5 साल सारे सरकारी सुविधा आपके आधार पे बांटा, ध्रुवीकरण के आधार पे बांटा, और उसी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रश्न उठाया तो आपकी पेट में पीड़ा होती है, सच कड़वी होती है, स्वाभाविक कड़वी होती है। वह भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के बारे में, उसके हमारे अध्यक्ष के बारे में अगर इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे तो उनको मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की महान जनता दे चुकी है 2014 में। 2017 में ऐसा उत्तर मिलने जा रहा है जिसकी कल्पना उनको नहीं है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने विवादित बयान दिया था कि मुलायम सिंह का अंतिम समय आ चुका है। बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा था कि प्रियंका गांधी से ज्यादा सुंदर नेता तो बीजेपी में भरी पड़ी हैं। यूपी की कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा था कि मुसलमानों के पास नौकरी नहीं है, इसलिए वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु रशीद फिरंगी महल ने भी पीएम के कब्रिस्तान वाले बयान पर सवाल उठाए। आज से आप अपने बचत खाते से हर हफ्ते 50,000 तक कैश निकाल सकते हैं। नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। आज से आप अपने सेविंग अकाउंट से एक हफ्ते में 50,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। ये रकम एक बार में या हफ्ते भर में निकाली जा सकती है। इससे पहले एक हफ्ते में 24,000 रुपए निकालने की सीमा थी। लोगों ने आरबीआई के फैसले को राहत देने वाला बताया है। बहुत अच्छा काम किया है। वैसे तो जैसे 24,000 एक सप्ताह की थी लिमिट, उससे कम पैसे निकलते थे, बैंक में भीड़ वगैरह रहती थी, लाइनों की समस्या रहती थी, वो थोड़ी समस्या हल होगी। जो बैंक के अदर काम है उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा विश्वास है कि आगे भी अच्छे कदम उठेंगे, कैश लिमिट आगे भी बढ़ेगी। अच्छा कदम है ये, और डिमोनेटाइजेशन के कारण यद्यपि लोगों को परेशानी तो हुई है, लेकिन अभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त भी हो रही है और 13 मार्च के बाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। लोगों को धैर्य रखना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। 10,000 की जो लिमिट गवर्नमेंट ने की है वो की तो बढ़िया, लेकिन एटीएम तो सारे खाली पड़े हैं, उनमें पैसे भी तो होने चाहिए पैसे निकालने के लिए। 50,000 निकालने के लिए जो है इतनी पब्लिक की खराश हो रही है पिछले 3-4 महीने से। 13 मार्च यानी कि होली के दिन से बचत खाते से कैश निकालने पर कोई लिमिट नहीं रहेगी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद कैश निकालने पर सीमा तय की गई थी। 1 फरवरी से एटीएम से भी कैश निकालने की लिमिट खत्म कर दी गई थी, लेकिन खाते से निकासी पर 24,000 की सीमा बरकरार थी। 13 मार्च 2017 से कैश निकालने पर कोई भी लिमिट नहीं होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के दौरान हुई मौतों के मुआवजे की याचिका को खारिज कर दिया है। दावा किया गया था कि नोट बैन से 115 लोगों की मौत हुई थी। विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक केस में बड़ा खुलासा हुआ है। विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के एनजीओ के केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला है कि जाकिर के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खाते में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खास आदमी ने बड़ी रकम ट्रांसफर की थी।
IRF को डी कंपनी से भी फंडिंग का खुलासा हुआ है। सूत्रों का दावा है कि IRF के CFO आमिर गजधर से ईडी की पूछताछ में पता चला है कि हवाला के जरिए सऊदी अरब, UK और कई छोटे अफ्रीकन देशों में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। IRF को सऊदी अरेबिया, UK और कई छोटी अफ्रीकन कंट्रीज द्वारा भी पैसे पहुंचाते रहे हैं। आमिर गजधर से जिस तरीके से ईडी पूछताछ कर रही है, उसके तार कराची, पाकिस्तान तक जा पहुंचे हैं और यहां तक कि दाऊद के कुछ खास बिजनेसमैन हैं, वो भी हवाला के जरिए IRF को फंडिंग करते रहे हैं। जाकिर नाइक की संस्था IRF पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत 5 साल के लिए बैन लगा हुआ है। जाकिर नाइक के खिलाफ युवाओं को आतंक के लिए भड़काने के आरोप में केस चल रहा है। जाकिर नाइक फिलहाल देश से बाहर है। उसके पीस टीवी पर भी बैन लगाया जा चुका है। सूत्रों की माने तो POK का हवाला डीलर सुल्तान अहमद भी फंडिंग के लिए बिचौलिए का काम करता था।